हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 सितंबर 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट जरूर करिएगा। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है और फाइनल मुकाबले में उन्होंने रसिया के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। और दोस्तों, यह नोवाक जोकोविच के कैरियर का 24वां ग्रैंड स्लैम है और चौथा यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का टाइटल है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व टेनिस स्टार मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है। दोस्तों, मार्गरेट कोर्ट ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते थे और अब नोवाक जोकोविच ने भी 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। इस प्रकार से नोवाक जोकोविच ने मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है। दोस्तों, नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम के साथ मेंस सिंगल्स में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। कितने जीते हैं दोस्तों? 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 36 बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई हुई है अब तक और 24 टाइटल उन्होंने अपने नाम किए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो 36 बार फाइनल में पहुंचे हैं, जिसमें से उन्होंने 24 बार जीत हासिल की है। दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, 7 बार विंबलडन का और 4 बार यूएस ओपन का और 3 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ियों में नोवाक जोकोविच पहले स्थान पर आ गए हैं। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम। फिर इसके बाद मार्गरेट कोर्ट ने 24 ग्रैंड स्लैम। सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की थी, उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम। राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम और स्टेफी ग्राफ इन्होंने भी 22 ग्रैंड स्लैम और रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के थे, उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। दोस्तों, 2023 के यूएस ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है कोको गॉफ। तो कोको गॉफ ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है और ये कहां की है? अमेरिका की है। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इसमें 4 टेनिस टूर्नामेंट आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन आते हैं और ये साल में इसी प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। यानी साल में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर होता है इसके बाद यूएस ओपन। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना 1905 में, फ्रेंच ओपन की 1891 में, विंबलडन की 1877 में और यूएस ओपन की स्थापना 1881 में हुई थी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत, अमेरिका और ब्राजील। यानी इन तीनों देशों के द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू किया गया है या लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अभी जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, उसमें यह फैसला लिया गया कि भारत, अमेरिका और ब्राजील मिलकर के एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाएंगे और इन तीनों देशों ने अन्य देशों से भी ये कहा है कि जो देश इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं और बायोफ्यूल के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इन तीनों देशों ने अलायंस क्यों बनाया है? क्योंकि दुनिया में जितना भी बायोफ्यूल का प्रोडक्शन होता है उसमें 75% से लेकर के 80% तक जो प्रोडक्शन है वो इन 3 देशों के द्वारा किया जाता है। तो बायोफ्यूल के क्षेत्र में ये तीनों देश बहुत ही आगे हैं। तो इन तीनों देशों ने मिलकर के एक पहल शुरू की है और जिसमें सभी देशों को उन्होंने आमंत्रित किया है। और दोस्तों, भारत के द्वारा एक प्रस्ताव भी रखा गया है
और इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% ले जाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहल शुरू की जाएगी। यानी कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जाएगा। और एथेनॉल क्या है? एक प्रकार का बायोफ्यूल है। दोस्तों, कम से कम 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले से ही इस गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। यानी कि जब आग्रह किया गया तो 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। जब इसकी लॉन्चिंग की गई तो उस समय सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के नेता मौजूद थे। तो ये माना जाएगा कि ये देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये बायोफ्यूल क्या होता है? तो ऐसा ईंधन जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे या पशु के अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है उसे जैव ईंधन बोला जाता है। यानी कि ऐसा ईंधन जो कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बनाया जाए या पौधे या पशुओं के अपशिष्ट से बनाया जाए, तो ऐसे ईंधन को हम जैव ईंधन या बायोफ्यूल बोलते हैं। जैव ईंधन एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर एथेनॉल जो है एक प्रकार का बायोफ्यूल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मकई के द्वारा एथेनॉल का निर्माण किया जाता है, जबकि ब्राजील में इसे गन्ने से बनाया जाता है। दोस्तों, यहां पर गठबंधन या संगठन की बात आई थी, तो हम कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में है। और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो है ढाका बांग्लादेश में। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान देशों का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरओ द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख में। तो दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास 12 सितंबर को यानी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा देवक ब्रिज से किया जाएगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि यह हवाई क्षेत्र क्यों बनाया जा रहा है इतनी ऊंचाई पर? तो इसका प्रमुख कारण है चाइना और पाकिस्तान। तो भारत के पड़ोसी देशों पर नजर रखने के लिए और आपातकाल की स्थिति में यहां से युद्ध को संचालित करने के लिए यह क्षेत्र बनाया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं बीआरओ की यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सड़क निर्माण एजेंसी है। यानी दोस्तों, यह सड़क निर्माण करने का काम करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की जो उत्तरी और पश्चिमी सीमा है उस पर सड़क निर्माण करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? बीआरओ के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यहां पर बात आई है लद्दाख की। तो लद्दाख का निर्माण कब हुआ था, यानी लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर के एक नया केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बनी थी जिसका नाम था लद्दाख। और वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? वीडी मिश्रा हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अब हम लद्दाख से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, लद्दाख के कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन अभी हाल ही में खोला गया है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस लद्दाख में शुरू की जाएगी। भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम लद्दाख में आयोजित किया है। दोस्तों, लद्दाख में कर्नल गीता राणा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 एथलेटिक्स 2023 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा किशोर जैना ने। तो हम सभी लोग नीरज चोपड़ा का नाम जानते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा के अलावा भी बहुत सारे जेवलिन थ्रोवर हैं भारत में, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है किशोर जैना का। तो दोस्तों, अभी जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 2023 आयोजित की गई है तो उसमें जेवलिन थ्रो में
किशोर जैना ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और किशोर जैना ने 82.53 मीटर का थ्रो फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर विकास यादव रहे हैं और तीसरे स्थान पर हरीश कुमार रहे हैं। दोस्तों, ये जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स हो रहा है, जो कि एथलेटिक्स के क्षेत्र की ग्रैंड प्रिक्स है, तो उसमें अभी तक जो अन्य लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं उनमें अमोज जैकब का नाम है। इन्होंने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है और जिनसन जॉनसन ने भी 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, बात करें अगर हम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 एथलेटिक्स 2023 की, तो इसका आयोजन 10 और 11 सितंबर 2023 को किया गया है। कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। यहां पर बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, तो उन्होंने अभी हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक मसाल का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं वो इस साल गोवा में आयोजित होने वाले हैं, तो उसके लिए एक मसाल का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन 22 सितंबर से चेन्नई में किया जाएगा और ये जो विश्व कप है पहली बार चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। हांगजो एशियाई खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? अमूल बना है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनाडा की डेनियल मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अभी हाल ही में बनी है और मैक्स वेरस्टेपेन ने अभी हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी किस राज्य के द्वारा दी गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को लागू करने का फैसला किया है। और दोस्तों, यह योजना मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार मॉब लिंचिंग पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख मुआवजा देगी। तो इस प्रकार की योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब सवाल आता है कि ये मॉब लिंचिंग क्या होती है? तो मॉब माने होता है दोस्तों भीड़। तो जब भीड़ के द्वारा हिंसा की जाती है, चाहे वो जाति के आधार पर हो या लिंग के आधार पर हो या फिर दोस्तों उसके जन्म के स्थान के आधार पर हो, तो जब इस प्रकार से भीड़ के द्वारा हिंसा की जाती है तो उसे मॉब लिंचिंग बोला जाता है। तो इसमें जो पीड़ित होते हैं उनके परिवारों को मुआवजा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। दतिया में एक हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया है अभी हाल ही में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मध्य प्रदेश के बड़तूमा, जो कि सागर में आता है, वहां पर एक संत रविदास मंदिर की नींव रखी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए देने की मंजूरी दी है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर हैं। याद रखिएगा कितने टाइगर हैं? 785 टाइगर हैं। और इन टाइगर के साथ ही मध्य प्रदेश भारत का टाइगर स्टेट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत में कहां से शुरू होगा? तो यह भारत में मुंबई से शुरू होगा। तो दोस्तों, ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये मुंबई से शुरू होगा और यह यूरोप को जोड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें भारत और फिर ये मिडिल ईस्ट एशिया है और फिर ये यूरोप के देश हैं। तो इस प्रकार से एक रास्ता बनाया जाएगा जिसके माध्यम से व्यापार किया जाएगा। और G20 का जो समिट हुआ था इसमें इसको बनाने का फैसला किया गया है। इस कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, यह कॉरिडोर भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ता है। और यह कॉरिडोर कितने किलोमीटर का है? तो लगभग 6,000 किलोमीटर का है और इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है राधिका अयंगर के द्वारा। तो दोस्तों, राधिका अयंगर के द्वारा फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस पुस्तक को लिखा गया है और इसको हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और यह जो पुस्तक है ये बनारस शहर पर प्रकाश डालती है। दोस्तों, अब हम हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करते हैं।
तो स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। रजनी के मंत्र पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है। $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक सागरिका घोष के द्वारा। बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक आलोक पाल के द्वारा। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी के द्वारा। और द ग्रेट टेक गेम पुस्तक अनिरुद्ध शौरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये तुर्की में आयोजित की गई है। तो भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं राकेश पाल, तो वो इस बैठक में शामिल हुए थे। और यह जो बैठक है 5 से 8 सितंबर 2023 तक तुर्की के शहर इस्तांबुल में की गई है। दोस्तों, इस बैठक के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन और समुद्री जीवों की रक्षा और सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। दोस्तों, पिछली बैठक का आयोजन 2022 में नई दिल्ली में किया गया था। बात करते हैं तुर्की की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा। ये आप देख पा रहे हैं, ये अंकारा है। और राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन। और यहाँ की जो करेंसी है वो है तुर्की लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? आंसर हो जाएगा 12। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी हाल ही में 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के लिए। और दोस्तों, ये जो 12 वैज्ञानिक हैं इन्हें 7 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये विषय कौन कौन है? भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान। तो इन 7 विषयों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, यह जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये दिया जाता है CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर। और यह पहली बार 1958 में दिया गया था। 2022 के विजेता आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और आप इनके नाम जरूर नोट कर सकते हैं। तो ये हैं 2022 के विजेता शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य के शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, बंगस वैली जो है जम्मू कश्मीर में है। तो वहां पर अभी हाल ही में एक फेस्टिवल शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। और यह जो महोत्सव शुरू हुआ है इसका उद्देश्य ये है कि जो बंगस घाटी है उसमें टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और टूरिज्म पर प्रकाश डाला जाए। दोस्तों, बात आई है महोत्सव की, तो कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। जैसे सरहुल त्योहार झारखंड में, गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में, बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में, उत्तरायण और रण महोत्सव गुजरात में और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में और पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये हैं कुछ प्रमुख महोत्सव भारत के। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ब्राजील को। US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। किस देश में भूकंप के कारण 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? मोरक्को में। भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस समूह के नेताओं को आमंत्रित किया है? क्वाड के नेताओं को। पश्चिम बंगाल में बंगाल दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अप्रैल को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान किसका है? इंदौर का। भारत का पहला 500 किलो वोल्ट एम्पियर अंडरग्राउंड वाटर ट्रांसफार्मर स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटका में। 11 सितंबर को किस राज्य में महाकवि दिवस मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो CSIR के द्वारा शुरू किया गया है। आइडॉल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है भावना रॉय की। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे दुनिया की प्रमुख नदियां, जिससे नील नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है और इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। अमेजन नदी ब्राजील में बहती है और इसका जो उद्गम है वो एंडीज पर्वत से होता है जो कि पेरू में है।
और दोस्तों वोल्गा नदी रूस में है और ये बोल्गाई पर्वत से निकलती है। राइन नदी जर्मनी में स्थित है और ये आल्प्स पर्वत से निकलती है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है ब्राजील। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है ब्राजील। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।